हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूट ज़्यादा बढ़ जाता है, मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है, तो जो 498A का केस होता है क्रूरलिटी का, उसमें ना सिर्फ पति बल्कि पति के माता पिता, छोटा भाई, बड़ा भाई, बहनें, यहाँ तक कि जो शादीशुदा बहनें हैं और उनके हस्बैंड और चाचा ताऊ, इन सब लोगों को भी मुलजिम बना दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से जब से ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस आया है सन 2005 के बाद, डोमेस्टिक वायलेंस का अधिनियम जब से बना, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी सेक्शन 12 के तहत जो कंप्लेंट फाइल की जाती है कोर्ट में, उसमें भी ना सिर्फ हस्बैंड और हस्बैंड के माता पिता बल्कि उसके सारे भाई, उसकी सारी बहनें, शादीशुदा बहनें, बहनों के हस्बैंड, अगर किसी बहन का कोई बड़ा बेटा या बेटी है तो उस तक को भी लोग इन्वॉल्व कर देते हैं, उसका नाम लिखा देते हैं। और चाचा ताऊ, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, इन सारे लोगों के नाम भी उसमें दर्ज करा दिए जाते हैं। यहाँ तक कि जो करीबी रिलेटिव्स होते हैं उनके नाम भी दर्ज करा दिए जाते हैं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ। यह जजमेंट ऐसे लोगों को ज़रूर फ़ायदा देगा जिनके साथ ऐसा केस हुआ है, जिनकी वाइफ के द्वारा ना सिर्फ उनका नाम बल्कि उनके तमाम रिलेटिव्स के नाम भी सेक्शन 12 DV एक्ट की कंप्लेन में दर्ज करा दिए हैं। हालांकि यह जजमेंट थोड़ा सा पुराना है, 2013 का जजमेंट है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। तो साथियों, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली किस तरीके का आदेश पारित किया। साथियों, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का एक मामला था। एक महिला के द्वारा अपने पति, अपने सास ससुर और पति के 12 रिश्तेदारों के खिलाफ DV एक्ट का मुकदमा दाखिल कर दिया जाता है कोर्ट में। 12 लोगों को अपोजिट पार्टी बनाया जाता है, जिसमें पति के सारे परिवार वाले शामिल कर लिए जाते हैं। लोअर कोर्ट सेक्शन 12 DV एक्ट की कंप्लेंट फाइल होने के बाद सारे लोगों को नोटिस जारी कर देती है, जैसा कि DV एक्ट के केस में अमूमन होता है। नोटिस जारी करने के बाद हस्बैंड और उसकी फैमिली के द्वारा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाता है। इसकी प्रोसीडिंग को क्वेश करने के लिए रिट फाइल की जाती है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इस मामले को सुना जाता है और सुनने के बाद हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स के द्वारा जो याचिका दाखिल की गई थी, उसमें किसी भी तरीके की रिलीफ देने से मना कर दिया जाता है, कार्रवाई को क्वेश करने से भी मना कर दिया जाता है और एक डायरेक्शन और दे दिया जाता है कि आप जाइए लोअर कोर्ट में हाजिर होइए और प्रॉपर बेल सीख कीजिए। साथियों, इस आदेश के विरुद्ध ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील फाइल की जाती है। क्रिमिनल अपील संख्या 43/2013, आशीष दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यूपी। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट केस के पूरे फैक्ट को देखता है और दोनों पक्षों की आर्गुमेंट को डिटेल में सुनता है। दोनों पक्षों के आर्गुमेंट को सुनने के बाद, केस के पूरे फैक्ट देखने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक टिप्पणी जरूर की जाती है कि इस मामले में महिला ने पति और पति के 12 रिश्तेदारों के साथ साथ एक टेनेंट के खिलाफ भी आरोप लगाए हैं। और फाइनली एक चिंता भी व्यक्त की जाती है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कि कम से कम इलाहाबाद को इस मैटर को कंसीडर करते हुए यह देखना चाहिए कि जितने इन 12 लोगों के रिश्तेदारों के नाम इसमें दर्ज किए हैं, उन लोगों के खिलाफ कोई स्पेसिफिक एलिगेशन है कि नहीं। और इस तरीके की टिप्पणी करते हुए जो अपोजिट पार्टी नंबर 1, 2, 3 थे, जिसमें हस्बैंड, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, इनको छोड़ करके 4 to 12 यानी 9 लोगों के विरुद्ध सेक्शन 12 DV एक्ट की प्रोसीडिंग्स को क्वेश कर दिया जाता। हाँ साथियों, पति और पति के माता पिता को छोड़कर उसके परिवार के जो 9 लोगों को और शामिल कर दिया था, टोटल 12 लोग थे, उनके खिलाफ 12 DV एक्ट की जो कंप्लेंट दाखिल की गई थी लोअर कोर्ट में, उसकी वाइफ के द्वारा उसकी कार्यवाही को क्वेश कर दिया जाता है और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आगरा को ये डायरेक्शन पास किया जाता है कि इसमें सिर्फ हस्बैंड, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, इन्हीं के खिलाफ
कानून के अनुसार कार्रवाई करे, बाकी लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई थी उसको खंडित किया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह डायरेक्शन दिया कि जाएं लोअर कोर्ट के सामने अपीयर हों और बेल सीख करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। यह बिल्कुल अननेसेसरी डायरेक्शन था। डीवी एक्ट के मामलों में बेल की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं। इसकी जो प्रोसीडिंग्स होती है वो कंप्लेंट, क्रिमिनल कंप्लेंट की तरह नहीं चलती है। इसमें सिविल जो प्रक्रिया होती है उसको अपनाया जाता है। तो साथियों, मैं समझता हूं कि इस जजमेंट से वो तमाम पीड़ित पुरुष जिनकी पत्नियों के द्वारा पति और उसके माता पिता के साथ साथ दूर दराज के रिश्तेदारों को, चाचा को, ताऊ को, बहनों को, शादीशुदा बहनों को, छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को, इन तमाम लोगों को जो आरोपी बना दिया जाता है, इस जजमेंट से आपको उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई को समाप्त कराने में ज़रूर फ़ायदा मिलेगी। दोस्तों, ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।